गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिफ्थ सेमेस्टर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सैटेलाइट की ऑर्बिटल जो मैकेनिक्स होते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। दूसरा हमने टॉपिक देखा था कि ऑर्बिटल मैकेनिक्स ऑर्बिटल इक्वेशंस क्या होती है तथा सैटेलाइट जो है वो किस वेलोसिटी से क्या है रिवॉल्व होता है तथा उसका टाइम पीरियड क्या है, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो देखेंगे वो है केप्लर्स लॉ ऑफ द प्लेनेटरी मोशंस। केप्लर्स ने किसी भी प्लेनेटरी जो है मोशंस के लिए 3 लॉ दिए जो उस समय के व्यूज़ के बहुत ही अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि पहले जो लोग थे वो कहते थे कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जो है वो सर्कुलर मोशंस में क्या है मूव करती है, यानी कि रिवॉल्व करती है। लेकिन केप्लर्स ने कहा कि वह सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व ना करके एक इलेप्टिकल रिवॉल्व करती है। तो दूसरा उसने जो लो दिया था उसने कहा कि पर्टिकुलर जो प्लेनेटरी है वो क्या है कि उनकी जो वेलोसिटी है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं होती है। मतलब उनकी जो वेलोसिटी है वो पर्टिकुलर हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। जब प्लेनेटरी सन के बहुत पास होता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, तथा जिस समय वो प्लेनेटरी सन से बहुत दूर होता है तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इस बेस पर उसने दूसरा लॉ दिया। तीसरा लॉ जो था वो रिलेटेड था कि अर्थ या सन्स जो है उस सन से हर अलग अलग ऑर्बिटल पे जो प्लेनेटरी किसी एक लार्ज ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो उनके टाइम पीरियड और उनकी जो डिस्टेंस है उनके बीच में रिलेशंस क्या है, इसके बीच में उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। यानी कि पर्टिकुलर जो भी प्लेनेटरी है उनका जो टाइमिंग जो पीरियड होगा वो हमेशा क्या होता है, टाइमिंग इज स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनली होता है। तो ये अपन के पास क्या था, केपलर का थर्ड लॉ था। तो अपन पर्टिकुलर हर लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं और इनके जो प्रूफ्स है उसको भी अपन क्या करेंगे, ड्राइव करते जाएंगे। तो सबसे पहला अपन के पास जो है केपलर्स का फर्स्ट जो लॉ है वो अपन को क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, all planets revolve around sun in close elliptical orbit and sun is at one focus of ellipse। मतलब केपलर्स का फर्स्ट लॉ अपन को ये कहता है कि सारे जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, एक इलेप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रोटेट होते हैं। तो ये सन के जो चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में जो रोटेट होते हैं तो इस पर्टिकुलर पाथ में क्या होगा, सन जो होता है वो क्या होता है, इस इलेप्टिकल के किसी एक फोकस पर होता है। अगर अपन इसको देखें तो ये मेरे पास जो है वो मेरे पास क्या है, एक इलेप्टिकल पाथ है। अगर अपन इसको ड्रॉ करें तो इस इलेक्ट्रिकल पाथ के लिए ये वाली जो एक्सेस होती है इस एक्सेस को अपन क्या कहते हैं, मेजर एक्सेस, और ये एक्सेस जो होती है ये एक्सेस क्या होती है, माइनर एक्सेस होती है। इस माइनर एक्सेस को ये मेरे पास क्या होता है, बी, और ये मेरे पास क्या होगा, बी, और ये मेरे पास क्या है, ए, और ये मेरे पास क्या रहेगा, ए। इस ए को जो बोला जाता है ये मेरे पास क्या होगा, सेमी मेजर एक्सेस, और ये जो होगा ये अपन के पास क्या होगा, सेमी माइनर एक्सेस। अब इस
इलिप्टिकल जो होते हैं इसके अपन के पास फोकस कितने होते हैं? 2। ये मेरे पास F1 है, ये मेरे पास क्या होगा? F2। अब पर्टिकुलर जो सन्स होगा वो अपन के पास क्या होगा? या तो इस F पे हो सकता है या अपन के पास इस F पे हो सकता है। और प्लेनेटरी जो होता है वो अपन के पास क्या होगा? इस पर्टिकुलर पाथ पे क्या होता है? रोटेट होता है। अब इसकी जो अगर अपन डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है, इसकी जो अपन के पास जो डिस्टेंस होती है ये अपन के पास क्या होती है? AE। और इसकी जो डिस्टेंस होती है ये अपन के पास क्या होगी? AE। अगर अपन कोऑर्डिनेट देखें तो ये मेरे पास क्या होगा? AE 0 और इसके जो कोऑर्डिनेट जो होंगे वो अपन के पास क्या होगा? AE 0। अब यहाँ अगर प्लेनेटरी जो है अगर होता है तो उस समय इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो अपन के पास क्या होगा? A0। और अगर यहाँ पर अगर अपन के पास कोई भी सैटेलाइट हो या प्लेनेटरी हो तो उस समय इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होगा? -0। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट B0 और यहाँ मेरे पास जो होगा वो क्या होगा? -B0। अपन जानते हैं कि जो भी इलिप्टिकल होता है तो उसकी जो इलिप्स है उसकी इक्वेशंस अपन के पास क्या होता है? x² अपॉन क्या होता है? a² प्लस y² अपॉन क्या होता है? b² इजिकल टू क्या होता है? 1। अब b जो होता है वो अपन के पास क्या होता है? b² इजिकल टू क्या होता है? a² 1 माइनस क्या होता है? e²। अब यदि अपन के पास e जो होता है वो अपन के पास क्या होता है? एसेंट्रिसिटी। अगर e की वैल्यू अगर अपन के पास 0 है, इसकी वैल्यू अगर अपन के पास देखें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में क्या होती है? रोटेट होती है। इफ अगर अपन के पास e अगर इजिकल टू 0 है तो e इजिकल टू 0 है तो उस समय अपन के पास क्या होगा? b इजिकल टू क्या होगा? a² होगा। तो उस समय अपन के पास ये रोटेशन या इलिप्स की जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सर्कल फॉर्म में हो जाएगा। तो मतलब जब e इजिकल टू 0 है तो उस समय वो अपन के पास क्या होगा? इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। लेकिन जब e इजिकल टू अपन के पास क्या होगा? 1 है। जब e इजिकल टू अपन के पास क्या होगा? 1 है तो उस समय अपन के पास जो वैल्यू होगी या लेस देन अगर 1 है तो उस समय अपन के पास जो होगा ये इक्वेशन जो होगी वो b इजिकल टू क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? a²। तो मीन्स अगर अपन यहाँ पर देखें तो b की जो वैल्यू होगी b² जो होगा वो अपन के पास क्या होगा? a लेस देन होगा। तो इस समय अपन के पास क्या होगा? वो कन्वर्ट जो होगा वो अपन के पास किस में होगा? इलिप्स में। मीन्स अगर अपन के पास कोई भी e की जो वैल्यू है अगर हम उसको वेरी करें तो उस बेस पर अपन के पास जो है वो e की वैल्यू जितनी ज़्यादा 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी तो वो कर्व जो होगा वो किस में होगा? इलिप्स में चेंज हो जाता है। तो ये वाला जो फर्स्ट लॉ था, इस फर्स्ट लॉ के अंतर्गत अपन देखते हैं कि ऑल द प्लेनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन द इलिप्टिकल पाथ। तो ये लॉ जो है वो अपन के पास क्या होता है? केप्लर का फर्स्ट लॉ होता है। अगर अपन सेकंड लॉ के अंतर्गत देखें, केप्लर्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में अपन के पास क्या कहा कि प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड ए सन विथ वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि अगर ये मेरे पास क्या है? एक इलिप्स दे रखा है, इस इलिप्स पर अपन के पास क्या है? सन। और ये मेरे पास या तो इस फोकस पे हो सकता है या इस फोकस पर हो सकता है। तो जो प्लेनेटरी सन के जितना पास होता है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो अपन के पास क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा होती है। और ये मेरे पास कोई भी सन है और जिस समय वो प्लेनेटरी सन से जितना दूर होगा उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? उतनी ही कम होगी। मतलब v1 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? v2 होगा। अगर अपन इसको डिफाइन करें तो क्या होगा? प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड
sun with constant speed. Planets move faster when it is near to the sun and slower if further from sun. यानी कि प्लैनेट्स जो होता है वो जब भी इलेप्टिकल पाथ में अगर रिवॉल्व होता है तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। अर्थात अगर प्लैनेटरी अगर सन के बहुत पास है तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, फास्ट होती है, तथा जिस समय प्लैनेटरी जितना सन से दूर होगा उस समय उसकी वेलोसिटी जो होती है वो अपन के पास क्या होती है, उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट जो है प्लैनेट्स स्वीप आउट इक्वल एरिया in equal interval of time. The aerial velocity of planets is constant. मीन्स एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर dt टाइम पीरियड पर जो उसका कवर एरिया होगा वो वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट dA इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय जो होता है वो dt इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन क्या होता है, 2m। L जो होता है वो अपन के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर अपन देखें कि पर्टिकुलर t टाइम पीरियड पर वेलोसिटी ये है, तो यहाँ मेरे पास इसका जो कवर एरिया है वो A से B, ये टाइम पीरियड जो है वो अपन के पास क्या है, t1 है। और दूसरा अगर अपन यहाँ पर देखें पर्टिकुलर t2 टाइम पीरियड पर, यहाँ अपन देखें A डैश, ये मेरे पास B डैश, इस टाइम पीरियड के लिए अपन के पास जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, t2। दूसरा ये मेरे पास एरिया है, तो ये मेरे पास है A डैश डबल डैश, ये मेरे पास है B डबल डैश, और इसके लिए अगर अपन के पास टाइम पीरियड जो है वो अपन के पास क्या है, t3 है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इस समय इसकी वेलोसिटी जो है वो अपन के पास क्या है, v2, और इस समय इसकी वेलोसिटी जो है वो अपन के पास क्या है, v3 है। तो पर्टिकुलर अपन देखेंगे कि जो प्लैनेट्स अगर सन के बहुत पास में हैं तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे जैसे वो सन से दूर जाता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाएगी, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, और कम होगी। मतलब वेलोसिटी जो है v1 लेस ग्रेटर देन क्या होगा, v2, और v2 की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v से ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ पर क्या है कि एरिया जो होगा, यानी कि इसका एरिया अगर अपन देखें A1, इसका एरिया जो होगा वो अपन के पास A2, और इसका एरिया अपन के पास जो है वो अपन के पास क्या है, A3। तो A1 A2 बराबर A3, ये तीनों ही वैल्यू जो है वो अपन के पास इक्वल नहीं होती है। दूसरा अगर अपन इसके टाइम पीरियड के बेस पर देखें तो T1 जो होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा, T2, और T2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, T3। तो वेलोसिटी इनकी क्या होगी, अलग अलग होगी,
उनके द्वारा जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा उसने ही एरिया को कवर करना हो तो उसके लिए टाइम पीरियड में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। दूसरा, उसकी जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। बट उनकी जो एरियल वेलोसिटी जो होती है, मतलब पर यूनिट एरिया जो कवर कर रहा है, तो वो हमेशा क्या रहता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब क्या हुआ, dA1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, dt1 इज इक्वल टू क्या होगा, dA2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, dt2 इज इक्वल टू क्या होगा, dA3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, d3 इज इक्वल टू जो होता है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कहते हैं। एरियल वेलोसिटी मींस पर यूनिट टाइम पे जो कवर एरिया है उसके रेशियो को अपन क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कहा जाता है। अगर अपन इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, एंगुलर मोमेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास के कांस्टेंट के इक्वल होती है। अगर अपन इसके प्रूफ को देखना चाहें तो प्रूफ, एक अपन के पास कोई भी एक इलेप्टिकल पाथ है या ऑर्बिट जो दे रखा है, इस ऑर्बिट के अंतर्गत यहां अपन के पास कोई भी एक सैटेलाइट्स या प्लैनेटरी है जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और सन जो है वो अपन के पास क्या है, इस फोकस पॉइंट पर है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर अपन यहां से इसकी डिस्टेंस देखें तो इसका जो वेक्टर होगा वो अपन के पास क्या होगा, r, तथा इस प्लैनेटरी जो वेलोसिटी होगी वो अपन के पास क्या होगी, v। अब dt टाइम पीरियड, यानी कि dt टाइम पीरियड जो है उसके द्वारा जो कवर है वो एरिया अपन के पास क्या है, ये वाला एरिया जो कवर हो रहा है वो अपन के पास क्या है, dA एरिया कवर हो रहा है। तो इस बेस पर अगर अपन देखें, प्लैनेट्स मूव फॉर ए टाइम dt, then distance covered by planets इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी वो अपन के पास क्या है, v है, और मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, dt। तो यहां अगर अपन के पास इसका एरिया देखें तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपन के पास एक प्रकार का क्या है, ट्रायंगल। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लूं तो मेरे पास ये जो होगा, ये एरिया किस फॉर्म में रहेगा, और इसकी जो डिस्टेंस है वो अपन के पास क्या है, r है, और ये जो है वो इसके साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का। तो ये मेरे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का क्या होगा, थीटा। अब पर्टिकुलर कंडीशंस में अगर अपन देखें तो ये मेरे पास क्या होगा, एक स्मॉल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो स्मॉल डिस्टेंस को अगर कवर कर रहा है तो ये अपन के पास पर्टिकुलर क्या होगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अपन के पास क्या होगा, 1/2 इंटू क्या होगा, बेस इंटू क्या होगा, हाइट। अब 1/2 इसका बेस जो होगा वो अपन के पास क्या है, r, तथा इसकी जो हाइट होगी वो हाइट क्या होगी, यहां से अगर अपन क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन डालें तो इसकी हाइट जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, h। तो पर्टिकुलर इसकी h इसकी हाइट है, तो पर्टिकुलर इसका जो अपन के पास वैल्यू जो होगी इस ट्रायंगल के लिए, इस हाइट की वैल्यू, तो अपन के पास हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, t, हाइट h इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपन के पास क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है और ये अपन के पास थीटा डिग्री है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, h डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, v dt। अब थीटा जो है वो अपन के पास क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू अपन के पास h अपॉन क्या होगा, v डॉट dt। तो इज इक्वल टू अपन के पास h की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या आया, v dt साइन 180 डिग्री माइनस का क्या हो गया, थीटा। अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होता है 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा के इक्वल होती है। तो h इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, v dt मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां से मेरे पास जो हाइट है उस हाइट की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ गई, तो यहाँ मेरे पास जो होगा वो क्या होगा, v dt मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या होगा, साइन थीटा। तो ये मेरे पास जो एरिया होगा वो एरिया इज इक्वल टू अपन के पास क्या रहा, डी ए इज इक्वल टू अपन के पास जो वैल्यू रहेगी वो अपन के पास ये रहेगी। इस इक्वेशन को जो नाम दे रहा हूं वो मैं क्या दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब जब प्लेनेटरी जो है वो इस इलेक्ट्रिकल पाथ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो इस पे क्या करेगा, एक फोर्स वर्क करेगा। तो इस फोर्स की जो वैल्यू होगी और दूसरा इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा। अब यहां पर इसका जो टॉर्क जो होगा वो अपन के पास टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, R इंटू अपन के पास क्या होगा, F। क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपन के पास क्या रह रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से रह रही है। तो मतलब टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट एंगुलर मूवमेंट के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, 0। तो यहां पर अपन के पास R इज इक्वल टू क्या होगा, R एज इट इज वेक्टर है और टॉर्क भी अपन के पास क्या होगा, वेक्टर। तो यहां मेरे पास टॉ इज इक्वल टू क्या होगा, R F, यहां मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, साइन 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इसके जस्ट क्या हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो R F साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, 0, या अपन यूं कहें साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो अपन के पास क्या है, 0 है। तो यहां पर अपन के पास जो टॉर्क होगा वो अपन के पास वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी, टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी, 0। अब इस चीज को आप समझो कि यदि कोई प्लैनेटरी इस इलेक्ट्रिकल पाथ पर अगर मूव कर रहा है तो उस पर अपन के पास क्या होगा, एक टॉर्क वर्क करेगा। उस टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एक सन के द्वारा उस ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस होगी उस पे कारण जो फोर्स लगेगा वो अपन के पास ये, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी, अर्थ या सन की डायरेक्शन में होगी जिसकी वैल्यू अपन के पास F है। अब R की जो डायरेक्शन और F की जो डायरेक्शन है ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। तो दोनों के बीच में जो अपन के पास एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो टोटल टॉर्क जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब अगर टॉर्क अपन के पास क्या होगा, अगर 0 है तो उस समय एंगुलर जो मूवमेंट होगा वो अपन के पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर टॉर्क अगर अपन के पास 0 है तो एट दिस टाइम एंगुलर मूवमेंट विल बी कांस्टेंट। एंगुलर मूवमेंट जो होता है इसको अपन रिप्रेजेंट जो करते हैं वो किससे करते हैं, कैपिटल L से करते हैं। इस कैपिटल L की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या होगा, R मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोमेंट। अब मोमेंट जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, R M V मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, P इंटू साइन थीटा।
P जो होता है वो अपन के पास क्या है, मोमेंट है। इस मोमेंट को अपन रिप्रेजेंट जो करते हैं वो अपन के पास क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर अपन के पास एंगुलर जो मोमेंट होगा वो इजिकल टू क्या होगा, आर पी। यहां मेरे पास जो होगा वो क्या, आर एम वी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू अपन के पास जो वैल्यू आई है वो अपन के पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब जो अपन के पास जो ये इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन कंपेयर करें, क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन कंपेयर करें तो अपन के पास क्या होगा कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई m in denominator and numerator, तो अपन के पास इक्वेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, dA इज इक्वल टू अपन के पास क्या रहेगा 1/2, यहां मेरे पास क्या रहेगा m r m v dt साइन थीटा। ये मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेशन नंबर जो 4 है, इक्वेशन नंबर जो 3 है, उस इक्वेशन नंबर 3 के साथ अगर इसको कंपेयर करूं तो यहां पर अपन के पास L की जो वैल्यू है वो क्या है, आर एम बी साइन थीटा है। तो यहां मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, आर एम बी साइन थीटा को अगर मैं एंगुलर मूवमेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो मेरे पास कवर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एल डी टी डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2m। तो dt का अगर मैं इस तरफ डिवाइडेशन कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, एरियल वेलोसिटी पर यूनिट कवर एरिया इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर मूवमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2m। तो ये इक्वेशन जो है वो अपन के पास क्या हो रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो जब भी कोई अगर अपन के पास प्लैनेट जो है वो अगर इलेप्टिकल पाथ में अगर मूवमेंट करता है तो उसकी एरियल वेलोसिटी जो होगी वो एरियल वेलोसिटी जो है वो उसके एंगुलर मूवमेंट तथा उस सैटेलाइट का जो मास है उसके रेशियो पर क्या करता है, डिपेंड होता है। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो इस बेस पर अपन के पास ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्लैनेट्स अगर इलेप्टिकल पाथ में मूवमेंट करते हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती और उनके द्वारा जो कवर एरिया होता है वो भी क्या रहता है, डिफरेंस रहता है तथा उनका टाइम पीरियड जो रहता है वो डिफरेंस रहता है। बट उनकी एरियल वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब नेक्स्ट जो अपन के पास है वो थर्ड लॉ। थर्ड लॉ अपन को क्या कहता है कि पहले इसको एक बार मिटो दें उसके बाद देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ अपन को क्या बताता है कि माना कि अपन के पास क्या है, ये एक अपन के पास इलेप्टिकल पाथ है, इसमें अपन के पास सन जो है वो अपन के पास ये है। अगर एक प्लैनेट जो है वो अपन के पास जिसकी डिस्टेंस अपन के पास क्या दे रखी है, r1 है, एक दूसरा अपन के पास जो है वो प्लैनेट्स जो है वो इस ऑर्बिटल पाथ पे
रोटेट हो रहा है। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो अपन के पास क्या है, r2 है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो टाइम रेशियो है, उसकी जो वैल्यू है वो किन पे डिपेंड करती है, मतलब इसके द्वारा जो प्लैनेट्स है उसको एक रिवॉल्व या राउंड पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगता है वो अपन के पास क्या है, t1। और ये अपन के पास एक दूसरा अपन के पास प्लैनेट्स है जिसको एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लग रहा है वो अपन के पास क्या है, t2 है। तो इन दोनों टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा, मतलब t1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, t2 इज इक्वल टू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, r2 की पावर क्या होगी, क्यूब। मीन्स अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r क्यूब। मतलब जैसे जैसे अगर अपन डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं तो उस प्लैनेट्स द्वारा उस इलिप्टिकल पाथ को कवर करने में जो टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीजेबल हो जाती है। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज के बेस पर लिखूं तो उस बेस पर क्या होगा, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द time period of any two planets is equal to the ratio of their average distance from sun। तो क्या होगा, टाइम का जो रेशियो का स्क्वायर होता है वो अपन के पास क्या होगा, डिस्टेंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्यूब के इक्वल। अगर अपन सर्कुलर पाथ लेते हैं तो ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है वो अपन के पास क्या होगी, सर्कुलर पाथ के लिए। अगर अपन इलिप्टिकल पाथ के लिए लें तो उस समय टाइम का जो रेशियो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, सेमी मेजर जो एक्सिस होती है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है टाइम का स्क्वायर। ये अपन के पास जो होगा वो क्या होगा, इलिप्टिकल पाथ। तो इस लॉ को अपन क्या कहते हैं, केपलर का थर्ड लॉ। अगर अपन सर्कुलर पाथ के लिए अगर इसका प्रूफ देखें तो अपन देखते हैं कि एज्यूम ये अपन के पास कोई भी एक ऑर्बिटल है और ये मेरे पास जो है वो मेरे पास क्या दे रखा है, अर्थ सरफेस दे रखा है। अब कोई भी प्लैनेटरी इस के रेस्पेक्ट में अगर जिसकी डिस्टेंस अपन के पास क्या है, r है, और ये क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस समय इस पर दो फोर्स डेवलप होते हैं। एक अपन के पास जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और एक अपन के पास जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो उसको क्या करेगा, अर्थ की ओर अट्रैक्ट करेगा, तथा सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या करेगा, उसे अर्थ से बाहर की ओर भेजने का कार्य करता है। तो ये वैल्यू जो होगी एफ आउट और ये मेरे पास जो होगी वो एफ इन। जिस समय ये दोनों फोर्स अपन के पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस समय ये क्या करेगा, उस ऑर्बिट के चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करता रहता है। तो जिस समय ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे यानी कि एफ इन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आउट। तो एफ इन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पर वर्क करता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या होता है, जी। यहाँ मेरे पास क्या होगा, जी, और ये मेरे पास प्लैनेटरी अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। और एफ आउट जो होता है वो अपन के पास क्या होता है, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर। तो एम से एम गया और आर से आर वैल्यू गई,
तो पीछे मेरे पास जो वेलोसिटी रहेगी v इज इक्वल टू अपन के पास क्या रहा, g mg डिवाइडेड बाय अपन के पास क्या होगा r। ये मेरे पास जो इक्वेशन है वो अपन के पास क्या रही, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि इसका टोटल जो टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, टोटल राउंड या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या होगी, वेलोसिटी। अब अगर ये प्लैनेट्स एक सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट हो रहा है तो इसका टोटल कवर एरिया जो होगा वो इसकी पेरीमीटर के बराबर होगा, सरकमटेंस के। तो यहाँ मेरे पास जो होगा वो क्या होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी है वो अपन के पास क्या रहेगी ये, तो यहाँ मेरे पास जो रहेगा वो g mg डिवाइडेड बाय अपन के पास क्या रहेगा r। अब पर्टिकुलर इस वैल्यू को अगर अपन ऊपर की ओर ट्रांसफर करें तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो t इज इक्वल टू अपन के पास क्या रहेगा 2 पाई, यहाँ मेरे पास जो है वो क्या रहेगा r डिवाइडेड बाय जो रहेगा वो मेरे पास जी एम जी, और ऊपर की ओर मैं क्या कर रहा हूँ r। तो t इज इक्वल टू जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या होगा रूट जी एम जी, और यहाँ मेरे पास जो रहेगा r 3/2। यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ पावर कितनी है 1/2। अगर दोनों अगर बेस अगर सेम है और उनकी पावर अलग अलग है तो और मल्टीप्लिकेशन होने पर उनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो अगर मैं इस वैल्यू को क्या करूं कांस्टेंट करूं तो कांस्टेंट करने पर क्या होगा t इज इक्वल टू जो होगा वो मेरे पास क्या रहेगा r की पावर 3/2। तो इज इक्वल टू क्या होगा, अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो यहाँ मेरे पास t का स्क्वायर इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा r की पावर q। तो इस प्रकार अपन ने यह देखा कि अगर कोई प्लेनेट अगर सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट कर रहा है तो उस समय उसका टाइम का स्क्वायर जो होगा वो उसके डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनली होता है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि अगर प्लेनेट्स अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है तो उसकी वेलोसिटी जो है v एज इट इज कांस्टेंट, mg एज इट इज कांस्टेंट और r इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या आ रही है कांस्टेंट आ रही है, लेकिन केप्लर का जो सेकंड लॉ है वो अपन को ये कहता है कि जब भी कोई प्लैनेट्स अगर सन के अक्रॉस या अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो हमेशा हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है चेंजेबल होती है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन के पास ये फंडा क्लियर हो जाता है और यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या बता रहा है कांस्टेंट, बट केप्लर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो अपन के पास वेलोसिटी होती है प्लैनेट्स की वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या होगी उसकी चेंजेबल होती रहती है। अगर हम इलेप्टिकल पाथ के लिए अगर इस इक्वेशंस का अगर प्रूफ देखें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी। उसका डेरिवेशन जो है वो अपन नेक्स्ट एपोजी और पेरिजी जो होती है उसके अंतर्गत वो इक्वेशंस आ जाएगी। तो अगर अपन इस केप्लर के थर्ड लॉ को अगर प्रूव करना चाहें तो माना कि अपन के पास जो है वो अपन के पास क्या है ये कोई इलेप्टिकल पाथ है। अब इस इलेप्टिकल जो पाथ है इस इलेप्टिकल पाथ का सेमी मेजर एक्सेस जो है वो अपन के पास क्या है ये अपन के पास सेमी मेजर एक्सेस, ये वाली जो होगी वो अपन के पास सेमी माइनर एक्सेस और ये वाली जो होगी वो सेमी माइनर एक्सेस। माना कि अपन के पास जो सन है वो कहाँ है यहाँ पर है और पर्टिकुलर जो अपन के पास प्लैनेट्स है वो अपन के पास इस जगह पर वो वेलोसिटी 20 है तथा इसकी जो डिस्टेंस है वो अपन के पास क्या दे रखी है r1 दे रखी है और r1 जो डिस्टेंस है वो अपन के पास इस सन से यहाँ तक का है तथा सन का जो मास है वो अपन के पास क्या है ms है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस अपन ने डिफाइन करी हुई है AE है। तो और ये डिस्टेंस अगर अपन के पास A है तो टोटल R1 जो होगा वो अपन के पास क्या होगा A प्लस का क्या होगा AE इजिकल टू R1 इजिकल टू क्या होगा A 1 प्लस E हो जाएगा। जिस समय अपन के पास कोई भी प्लैनेट्स अगर सन से बहुत दूर स्थित है
तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो होती है उसको डिफाइन अपन करते हैं। ये वेलोसिटी जो होगी वो पेरियोजी और एपोजी जो है वो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। इस समय इसकी जो वेलोसिटी जो रहती है वो अपन के पास क्या रहेगी, जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय अपन के पास क्या रहेगा, सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम E1 माइनस ई डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस ई। ये चीज अभी आपको नोट रखनी है, इसको अपन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंतर्गत अपन इसको डिफाइन करेंगे। तो बाय केपलर्स सेकेंड लॉ क्या होता है, डी ए या ए डिवाइडेड बाय क्या होगा टी इज इक्वल टू जो होगा वो अपन के पास एल अपॉन क्या होगा 2m। अब यहां पर क्या होगा, इस प्लैनेट्स द्वारा जो कवर एरिया होगा वो कवर एरिया क्या होगा, इस इलिप्स का पूरा कवर एरिया होगा। तो इलिप्स स्वीप एरिया जो होगा, स्वीप एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू क्या होगा पाई ए बी। तो इज इक्वल टू क्या होगा पाई ए बी, और b इज इक्वल टू अपन ने डिफाइन किया हुआ है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा t, और l अपॉन क्या होगा 2m। l इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंट होता है, और एंगुलर मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या होता है r इंटू पी। अब r जो है वो अपन के पास क्या है, डिस्टेंस उसकी क्या है r1, और p जो है वो अपन के पास क्या है मोमेंट। अब मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या होती है m इंटू क्या होगा v। तो l इज इक्वल टू क्या है r1 m v1। तो इस इक्वेशंस को मैं अगर यहाँ रिप्लेस करूं तो यहाँ मेरे पास क्या होगा पाई ए बी डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या है t इज इक्वल टू क्या होगा r1 m v1 डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या होगा 2m। अब यहाँ पर अपन के पास m से m काट दो तो यहाँ अपन के पास वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी पाई ए बी डिवाइडेड बाय जो है वो अपन के पास क्या है t। अब यहाँ पर अपन के पास r1 की जो वैल्यू है वो r1 की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, और v1 की जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को अपन यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू r1 जो है वो अपन के पास क्या दे रखा है a 1 प्लस क्या है e, और v1 की जो वैल्यू दे रखी है वो अपन के पास क्या दे रखी है डिवाइडेड बाय क्या है 2। यहाँ मेरे पास जो दे रखी है g एज इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ms जो मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय क्या है a इज इक्वल टू 1 माइनस का क्या होगा e डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस का क्या होगा e। अब यहाँ अगर अपन देखें a से a कट रहा है तो नेक्स्ट जो अपन के पास इक्वेशन जो रह रही है वो अपन के पास क्या रहेगी पाई अपॉन पी डिवाइडेड बाय क्या होगा t। यहाँ वैल्यू जो है वो क्या है 1 प्लस e डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 रूट जी एम एस डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस ई। इफ अगर दोनों तरफ अगर अपन क्या करें स्क्वायर कर दें, क्या करें स्क्वायर कर दें, तो यहाँ वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या रहेगी कि पाई बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी स्क्वायर बोथ साइड इज इक्वल टू क्या होगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 1 प्लस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 4। यहाँ जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या आ जाएगी जी एम एस डिवाइडेड बाय क्या होगा ए, और ये वैल्यू जो होगी वो मेरे पास क्या होगी 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय जो होगा 1 प्लस क्या होगा ई। अब 1 प्लस ई स्क्वायर से स्क्वायर वैल्यू ये कट जाएगी। अब बी स्क्वायर जो होता है वो इजिकल टू अपन के पास क्या दे रखा है बी स्क्वायर इजिकल टू क्या है ए स्क्वायर 1 माइनस क्या है ई स्क्वायर। तो इजिकल टू क्या होगा पाई, यहाँ मेरे पास स्क्वायर, यहाँ मेरे पास जो होगा बी की जगह अगर रिप्लेस कर रहा हूँ ए स्क्वायर 1 माइनस क्या है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा टी स्क्वायर इजिकल टू जो है वो मेरे पास 1 प्लस ई 1 माइनस ई जी एम एस डिवाइडेड बाय क्या होगा 4a।
4a। तो अब इस बेस पर अगर अपन इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो अपन के पास वैल्यू क्या रहेगी तो यहाँ पर अगर अपन इस इक्वेशन को देखें तो a का मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ कर दूं इस इक्वेशन का, और ये 1 माइनस e का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस e और 1 माइनस e। तो अपन जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b, a माइनस b है। तो इस बेस पर अपन के पास ये इक्वेशन, ये और ये दोनों इक्वेशंस कट जाएगी। तो इस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो यहां मेरे पास क्या रहेगी 4 पाई स्क्वायर ए की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्या होगा जी एम एस, और यहां मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी टी का स्क्वायर। तो ए क्यूब 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा जी एम एस इज इक्वल टू क्या होगा टी स्क्वायर। इफ 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम एस इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है, तो ए क्यूब प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये अपन के पास क्या हुआ, अगर कोई भी प्लेनेट्स अगर इलेप्टिकल पाथ में अगर मोशन कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस जो है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनलिटी होता है। और यही अपन के पास क्या है केपलर का थर्ड लॉ डिफाइन करता है। अब यहाँ पर अपन के पास वेलोसिटी जो है उसकी वेलोसिटी देखो किस पे डिपेंड कर रही है कि ग्रेविटेशनल जो फैक्टर है उस पे, दूसरा मास ऑफ सन, और यहाँ सेमी मेजर एक्सिस है, और इसेंट्रिसिटी पर भी वैल्यू को क्या कर रही है डिपेंड। अब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो पर्टिकुलर क्या है कांस्टेंट नहीं है। अब जिस समय प्लेनेट जो है वो सन से मैक्सिमम दूरी पर होता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो है वो ये रहती है, और जिस समय अगर सन के बहुत पास में होता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो रहती है उसको अपन डिफाइन करते हैं 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई जो होगा वो 1 माइनस क्या रहता है ई। तो मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम। तो अपन इस बेस पर कह सकते हैं कि अगर कोई प्लेनेट्स अगर सन के राउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उस समय उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनली होता है। तो इसी के बेस पर आज अपने केपलर्स लॉ क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट अपन इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपीजी और पेरिजी क्या है और उस पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यानी कि यही अपन फॉर्मूला क्या करेंगे वहाँ पर ड्राइव करेंगे। ओके, थैंक यू।